जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बीजे ऑनलाइन क्लास में। तो देखिए 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान यानी कि आपका चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर उसके चल रहे हैं, जो कुछ प्रश्नोत्तर मैंने आपको पहले करा दिए थे। अब नेक्स्ट प्रश्नोत्तर आपको कराने जा रहा हूँ समझाने। तो देखिए आप ध्यान से आप अपना नोट्स बनाएंगे और डेली पढ़ेंगे। कभी कभी क्लास आपको नहीं मिलती है किसी कारणवश, तो आप जो है प्रीवियस क्लासों को रिवीजन करें, अपने नोट्स बनाएं। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 11 क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन का नाम है आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित होने के कारण स्पष्ट। तो क्या कारण थे जो आंदोलन स्थगित करना पड़ा? ठीक है, तो देखते हैं उत्तर। गांधी जी ने मुसलमानों के धार्मिक आंदोलन अर्थात खिलाफत आंदोलन। तो मुसलमानों, अब क्वेश्चन उठेगा मुसलमानों का धार्मिक आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन किनका था? मुसलमानों का। तो गांधी जी ने मुसलमानों के जो धार्मिक आंदोलन अर्थात खिलाफत आंदोलन राष्ट्रीय भावना से जोड़कर बहुत बड़ी भूल की। यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, राष्ट्रीय भावना से जोड़ लिया इस आंदोलन को। इस भूल का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रवादी जो भारतीय समाज की समस्याओं के लिए लड़ रहे थे बुरी तरह निराश हो गए। यानी कि उनको निराशा मिली, उन्हें गांधी जी के नीति पर संदेह होने लगा। और गांधी जी की नीति पर संदेह होने लगा कि गांधी जी इसमें कुछ मिला रहे हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। गांधी जी को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के परम भक्त मुसलमानों के इस आंदोलन में साथ देने पर वे लोग भी कांग्रेस का साथ देंगे। गांधी जी ने चाल चली कि अगर हम मुसलमानों का साथ देते हैं तो वे लोग भी कांग्रेस का साथ देंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है गाइस, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप याद जरूर करेंगे, लेकिन अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे लिखेंगे, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं में भारी आक्रोश फैल गया। अब मुसलमानों के विरुद्ध जो था हिंदुओं में भारी आक्रोश फैल गया कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। ठीक है गाइस, इसके फलस्वरूप जगह जगह दंगे भड़के, यानी कि दंगे भड़के और जनता की शक्ति आपस में ही नष्ट होने लगी। जनता की शक्ति आपस में कैसे नष्ट होने लगी? आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, नाराज़ होंगे, मारेंगे। ठीक है, तो शक्ति नष्ट होगी और ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं आपस में मज़े लेते हैं। ठीक है गाइज, तो सरकार की दमनकारी नीति इतनी उग्र हो गई कि सभी नेता जेल भेज दिए गए। और सरकार की जो दमनकारी नीति थी, यानी कि दमन मतलब किसी को ख़त्म करना, तो इतनी दमनकारी उग्र हो गई कि सभी नेताओं को जेल में भेज दिया गया। आंदोलन दिशाहीन हो गया। दिशाहीन का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि दिशा का मतलब आपको जाना उत्तर दिशा में और आप जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, तो आपकी दिशाहीन है। ठीक है, यानी कि जिस काम को करना था हमें उस काम को ना करके दूसरे काम को करना दिशाहीन कहलाता है। ठीक है गाइस, जनता का आक्रोश सरकारी दमन के विरुद्ध इतना उग्र हो उठा कि वह अहिंसात्मक नीति को त्याग कर क्रूर हिंसा पर उतारू हो गए। यानी कि अहिंसा मतलब लड़ाई ना करना, अब वो लड़ाई की नीति ना करने के कारण लड़ाई वाली नीति पे आ गए जनता। ठीक है, अपनी नीतियों के विरुद्ध जाते देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब गांधी जी ने सोचा अगर स्थगित नहीं करूंगा तो बहुत ही बड़ा विद्रोह और लड़ाई हो जाएगी, तो इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित किया था। ठीक है गाइज, तो इसको आप ध्यान से याद करेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उस टॉपिक का या उस टॉपिक की लिखने के बाद मुझे जो है कमेंट के द्वारा लिख देंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल्स के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक लिंक के द्वारा, ट्विटर लिंक के द्वारा आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता। अब देखिए जलियांवाला बाग कांड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग कांड यानी कि ये जलियांवाला बाग कांड IAS, PCS, ऑल कंपटीशन, रेलवे, SSC सभी में ये है, अक्सर कंपटीशन में आता है। ठीक है गाइज, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी।
इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई। और 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। 13 अप्रैल को क्या था बच्चों? सॉरी गाइस, बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। सभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को साथ लेकर बाग के एक छात्र, देखिए बाग के एक साथ यानी कि 200 देसी 50 गोरे सिपाहियों को साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और निहत्थे जनता पर गोलियों की बौछार शुरू करा दी। ठीक है गाइस, ये कांड बहुत ही बड़ा था। 10 मिनट तक निहत्थे भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। ये है जलियांवाला बाग कांड। तो जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल कंपटीशन, ऑल एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है गाइज, तो इसको आप नोटबुक में अच्छे से याद करेंगे और लिख लेंगे किसने कराया, कैसे कराया, कितने इसमें सिपाही थे। तो ये सारा क्वेश्चन में डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज, अगला आंसर देखते हैं। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, क्वेश्चन है। तो रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे? रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 ईस्वी में पास किया गया। इस काला कानून भी कहते हैं। और रॉलेट एक्ट को एक नाम दिया जाता है गाइस, काला कानून। क्वेश्चन आपसे आ जाएगा रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? काला कानून। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। अतः सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करना आवश्यक समझा और बहुत जल्दबाजी में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना का मुकदमा चलाए नज़रबंद करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारतीयों की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया। साथ ही वे किसी भी क्षण बंदी बनाए जाने के भय से चिंतित रहने लगे। ऐसे ही अवस्था में रॉलेट एक्ट का विरोध होना स्वाभाविक था और रॉलेट एक्ट का विरोध स्वाभाविक था। तो गाइस, क्वेश्चन इसमें से रॉलेट एक्ट का नाम काला कानून दिया गया। किसने दिया? भारतीयों ने। ठीक है, आपको याद करना है और आगे तक मेमोरी में रखना है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। असहयोग आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों को प्रभावों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। वर्णन का मतलब होता है लंबे शब्दों में लिखना। तो देखिए आंसर देखते हैं। असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव यानी कि प्रभाव क्या है? तो फर्स्ट प्रभाव है आपका असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव विदेशी सामानों पर पड़ा, यानी कि विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ। विदेशी सामानों की होली जलाई गई। इन विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई जाने लगी। शराब की दुकानों के सामने पैकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों का आयात 1921 से 22 के बीच आधा हो गया, यानी कि विदेशी सामान हमने छोड़ दिया। उसकी राशि 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए हो गई। ठीक है गाइस, तो अगला टॉपिक देखते हैं। बहिष्कार आंदोलन के दौरान लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा और बेरोजगारी भी घटने लगी, रोजगार भी बढ़ने लगा। ठीक है, थर्ड में देखते हैं। कई व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाना बंद कर दिया। ठीक है गाइस, तो यह है मेन कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ने अभिज्ञा आंदोलन और सामूहिक अपनेपन का भाव। तो देखिए 15 क्वेश्चन आपका, उपनिवेश में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? तो देखिए आंसर देखते हैं। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की भूमिका। ठीक है, वियतनाम दूसरे उपनिवेशों की तरह, उपनिवेश का मतलब मैंने आपको कई बार समझाता हूँ,
दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा कर लेना और अपने क्षेत्र में मिलाना, उसको हम क्या कहते हैं? उपनिवेश। तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना पर उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव से विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन प्रत्येक वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव ही अलग थे और स्वतंत्रता के अर्थ भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस समूह को एकत्रित करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी विद्यमान थे, यानी कि आपस में टकराव भी हो सकता था। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में राष्ट्रीयता के उदय के क्या कारण थे? यानी कि राष्ट्रीयता का जो उदय होना था वो कारण क्या थे, किस कारण से हुआ? तो भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण निम्न थे। तो पहला कारण आपका, अंग्रेज़ भारत से अधिक धन कमाना चाहते थे। यानी कि राष्ट्रीयता का उदय क्या कारण थे? धन कमाना चाहते थे। उन्हें भारत का खूब आर्थिक शोषण किया। अब शोषण का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया है, बता दिया। शोषण शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हमें अपना शोषण नहीं होने देना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। अगर किसी का काम कराना है तो उसके बदले अपना पैसा लो, कुछ भी लो, कि शोषण नहीं करना है, फ्री में किसी का नहीं करना है। ठीक है, तो शोषण, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग ठप हो गए, देश में बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों में असंतोष फैल गया। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक है इसका, देश में डाक तार व्यवस्था आरंभ होने से लोगों में आपसी मेल जोल बढ़ने लगा। पहले डाकिया डाक लेकर आता था, ठीक है, तो हम उसको बड़े शौक से पढ़ते थे। अब मेल आ जाती है, ईमेल आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, ट्विटर पर आ जाता है, तो आपको संदेश मिल जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में डाकिया तार लेके आता था, यानी कि चिट्ठी पत्री लेके आता था। ठीक है, गाँव की लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज हम चिट्ठी पत्री कहते थे कि पत्र आने वाला है। मेल जोल बढ़ने लगा, इससे लोगों में एकता आई और राष्ट्रीयता के उदय में सहायता सिद्ध हुई। जैसे हम किसी का व्हाट्सएप देख लेते हैं, कुछ लिखा हुआ, अरे वहाँ से जानकारी मिली है, तो वैसी डाक तार से जानकारी मिलती थी। थर्ड टॉपिक आपका, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय एक दूसरे से निकट आ गए। यानी कि अंग्रेजी आई और अंग्रेजी भारत वाले भी समझने लगे, पढ़ने लगे, तो अंग्रेज़ों की नीति जानने में हमें सुविधा हुई कि क्या कर रहे हैं। पश्चिमी साहित्य के अध्ययन के कारण उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, भारतीय समाचार पत्रों ने भी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। तो ये बिंदु थे आपके। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपन्न किसान समुदाय को सविनय विज्ञ आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आंसर, संपन्न किसान समुदाय को सविनय विज्ञ आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के निम्नलिखित कारण थे। जब संपन्न किसानों की नगद आय कम होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया, अतः किसान लगान माफ़ करवाने की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, यानी कि उनको लगान माफ़ कराना है। ठीक है गाइज, व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से परेशान संपन्न किसान सविनय विज्ञ आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? अब साइमन कमीशन भारत क्यों आया, भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? तो 1927 ईस्वी में देखिए, इंग्लैंड की सरकार ने 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष पर सर जॉन साइमन थे। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता था। साइमन कमीशन कहा जाता था। यह कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। इसका उद्देश्य 1919 ईस्वी के सुधारों पर मूल्यांकन करना था। इस कमीशन में कोई भी सदस्यता भारतीय नहीं था, यानी कि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। गाइस, क्वेश्चन आता है ISPCS में, मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है और देखा भी है कि साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य कोई था या नहीं। तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य कमेटी में नहीं था। इसी कारण भारत में इसका स्थान स्थान पर स्वागत काली झंडियों से किया गया। स्थान स्थान पर साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे होने लग रहा है। जनता के शांति प्रदर्शन को सरकार ने बड़ी निर्दयता पूर्वक दबाया। लाहौर में इस कमीशन का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं। ठीक है, लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे हमारे इंडियन लोग।
जिससे वे शहीद हो गए। देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार की इस नीति की कड़ी निंदा की और लाला लाजपत राय शहीद हो गए क्योंकि उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी। ठीक है गाइस, तो हमें जो था साइमन कमीशन वापस जाओ, क्यों, कैसे, किस कारण, ये आपको पता चल गया है। अपने नोट्स बनाएं और आगे लिखें और इसको याद करें। ठीक है गाइस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। पूना पैक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दलितों के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर अंबेडकर ने विधानसभा में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की मांग की। तो दलितों के प्रसिद्ध नेता कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अपना प्रसिद्ध सांप्रदायिक पंचाघाट घोषित किया, जिसके अनुसार दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचित की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने इसका विरोध किया, आमरण अनशन पर बैठ गए। अंत में डॉक्टर अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार दलित वर्गों को प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। परंतु उनके मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से ही होना था और उनका मतदान जैसे सब उसका होना है वैसे ही उनका सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से होना था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। गांधी जी की नमक यात्रा का स्पष्ट और सविनय आंदोलन की कार्य योजना बताइए। तो देखिए, गांधी जी की नमक यात्रा, गांधी जी का नमक यात्रा क्या है? नमक कर को समाप्त करने की गांधी जी की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं मानने पर 12 मार्च 1930 से साबरमती से यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्वेश्चन आता है कहाँ से यात्रा प्रारंभ की? तो साबरमती आश्रम से। कब की? 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से लेकर गुजरात के तटीय शहर दांडी तक 240 किलोमीटर लंबी थी। अब क्वेश्चन आता है गाइस, दांडी यात्रा या नमक कानून तोड़ने की यात्रा जो थी कितनी लंबी थी? तो 240 किलोमीटर लंबी थी। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे तथा समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाकर अंग्रेज़ों का नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है गाइज, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्री स्थान पर जाकर पानी उबालकर नमक बनाकर गांधी जी का नमक, अंग्रेज़ों का नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे आपको। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब क्वेश्चन उठता है गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दांडी से। और दांडी नामक स्थान कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, पदयात्रा कितने किलोमीटर की? 240 किलोमीटर लंबी गांधी जी ने। ठीक है गाइज, तो गांधी जी की नमक यात्रा आपको याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल कंपटीशन बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, IAS PCS रेलवे SSC ऑल इंडिया बोर्ड्स और सभी राज्यों के 10th क्लास बोर्ड परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है गाइज, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से याद करेंगे। आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना में निम्नलिखित बातें शामिल थीं। नंबर 1, नमक बनाकर कानून तोड़ना। नंबर 2, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। विदेशी बहिष्कार का मतलब होता है मना कर देना, स्वदेशी मतलब अपनाना अपने देश की। ठीक है। तीसरा, महिलाओं द्वारा शराब पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना। महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना देकर शराब बंद करा दी। ठीक है। अंग्रेज़ों को सहयोग न करना। जैसे शराब बंद कहाँ कराई है इंडिया में? सभी महिलाओं ने एकता दिखा के बिहार में। इस समय बिहार में आपको किसी भी कोने में शराब नहीं मिल सकती है, तो महिलाओं ने शराब बंद करा दी बिहार में। वैसे ही और भी देशों में और भी राज्यों में बंद हो सकती हैं अगर महिलाओं में एकता हो तो। ठीक है गाइस। औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना। नेक्स्ट है आपका सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी नौकरियों से त्यागपत्र देना। सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार करना। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। भारत के व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ठीक है गाइस, तो इसका उत्तर देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को आगे बढ़ाते रहें गाइस। वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से याद करो और आगे बढ़ो। ठीक है। और तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अधिक लाभ कमाया था, जिससे वे शक्तिशाली हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को रुकावट आती थी।
वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में परिवर्तन चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ गई। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक व्यावसायिक कांग्रेस, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का गठन किया। क्वेश्चन आता है गाइज, फिक्की का गठन कब किया गया? तो फिक्की का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, आपका विकल्प वाले क्वेश्चनों में आता है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जी.डी. बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है गाइज, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए सीमाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं हैं, निम्नलिखित सीमाएं आपको देख रहे हैं। ठीक है गाइज, नंबर 1, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उसे समय के समुदायों के बीच संदेह का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों के एक बड़े तबके से इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। सेकंड, देश के दलित समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपनी दूरी बनाए रखी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज के नारे से क्या अभिप्राय है? इस नारे से संपूर्ण स्वराज का नारा किस तरह दिया गया? तो देखिए स्वराज के नारे से अभिप्राय ऐसे शासन से था जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था, यानी कि स्वराज मतलब अपना राज हो। स्वराज का मतलब अपने द्वारा चुना गया, परंतु देश की सरकार अंग्रेजी सरकार का भाग नहीं बन रही थी। ठीक है गाइज, पूर्ण स्वराज से अभिप्राय लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की स्थापना से था। इसका अर्थ था कि देश का मुखिया देश की जनता द्वारा चुना जाए, यानी कि स्वराज का मतलब है देश का मुखिया देश की जनता द्वारा चुना जाए। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री देश के जनता द्वारा चुने जाते हैं, MP MLA सभी। ठीक है गाइज, पूर्ण स्वराज का यह प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पास किया और कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया। ठीक है गाइज, देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो गाइज ये कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो जिनको आपने नोट करना है, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं और याद करने हैं। ठीक है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी इसी में से निकालने हैं। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन के लिए आपकी GK GS तैयार हो जाएगी। तो आपके लिए आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद आप नोट्स बनाएं, आगे उनको याद करें, लिखें। ठीक है गाइज, कमेंट के द्वारा मुझे भी बताते रहें ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिलती रहे और पढ़ाने की मेरी मेहनत सक्सेसफुल सफलता प्राप्त हो और मुझे भी मन को और उत्साह मिले और मैं उत्साह से आपको वीडियो बना के भेजते रहूं। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत।